हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एजुकेशन की। यहाँ एजुकेशन की जो टेस्टिंग है, उससे पहले उसका कैसे मेजरमेंट किया जाता है, मेजरमेंट ऑफ एजुकेशन होता क्या है, हम पहले उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ हम आपको बता दें कि जो भी स्टूडेंट होते हैं, टीचर्स होंगे तो स्टूडेंट होंगे ही, तो जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, यहाँ स्टूडेंट्स के जो योग्यता है, उसकी रुचि है, उसकी जो क्षमता है, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जो भी टीचर्स होते हैं, वो टीचिंग करते समय स्टूडेंट्स के एजुकेशन को मेज़र करते हैं। कहिए तो मेज़र करते नहीं हैं, तो मेज़र करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स की अगर योग्यता, उसकी रुचियों का, उसकी कैपेसिटी का अगर मेजरमेंट नहीं किया जाएगा, तो हम ये नहीं पता कर सकते कि हमारा स्टूडेंट्स कहाँ तक जा सकता है, उसकी क्या क्वालिटी है, उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, उसमें की कैपेसिटी कितनी है। तब हम उसे कुछ सिखा पाएंगे। उसे सिखाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास इतने इस ढंग से हम उसको मेज़र करें कि हम उस स्टूडेंट्स को उसकी स्पेसिफिक एरिया में, जिस एरिया में पर स्टूडेंट्स जाना चाह रहा है, या जो उसकी एबिलिटी है, जो उसकी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग उसे वर्क दिया जा सके। तो यहाँ सीधी सी बात है कि शैक्षिक जो हमारे उद्देश्य होते हैं, वो शिक्षण प्रक्रिया का मापन करते हैं और मूल्यांकन करते हैं। उसी पर हमारी शैक्षिक प्रक्रिया निर्भर भी होती है, क्योंकि शिक्षा का कुछ उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के आपका शिक्षा नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ शिक्षा का जो उद्देश्य है वो यही है कि एजुकेशन का, शिक्षा का जो प्रक्रिया है, एजुकेशन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसका मेजरमेंट किया जा सके, साथ ही उसका मूल्यांकन भी हो। इससे ये पता चलेगा कि हम जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या वो उसकी योग्यता और उसकी क्षमता के अनुकूल है। शिक्षा का उद्देश्य छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना होता है, और शिक्षक जो है अपने शिक्षण की सफलता का जो मेजरमेंट है, अंकन है, वो स्टूडेंट्स में जो व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं उसे देखकर ही लाता है। यहाँ कहने का मतलब है कि स्टूडेंट्स में अगर एजुकेशन एक्वायर करने के बाद अगर उनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन हो रहा है, उनके में व्यवहारिक परिवर्तन हो रहा है, तो इसका मतलब कि जो टीचर है, वो जो शिक्षक है, वो सफल है। अगर स्टूडेंट्स के व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब कि जो शिक्षक है वो अपने शिक्षण में सफल नहीं है। तो शैक्षिक जो टेस्ट होते हैं, परीक्षण होते हैं, जो एजुकेशन टेस्टिंग होती है, वहाँ मूल पर्पज़ यही है कि जो एजुकेशन लेवल है उसका मेजरमेंट हो, जो एजुकेशन लेवल है उसका मेजरमेंट हो। साथ ही जो एजुकेशनल मेजरमेंट से जो हमें राय स्कोर मिलते हैं, जो प्राप्तांक होते हैं, उनकी एनालिसिस, एजुकेशन का जो मेजरमेंट किया जाता है उसकी एनालिसिस की जाती है, और उसे अर्थपूर्ण बनाने के लिए कई विधियों को यूज़ किया जाता है। बात समझ में यहाँ आ रही होगी आप लोगों को। यहाँ कहने का अर्थ है कि जब भी हम किसी पर्सन का या स्टूडेंट्स का मेजरमेंट कर रहे होते हैं, एजुकेशनल मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ एजुकेशन मेजरमेंट करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट्स है, उस स्टूडेंट्स का पर हमने एडमिनिस्ट्रेट किया कोई एजुकेशनल टेस्ट, और एजुकेशनल टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद हमको जो वो राय स्कोर मिला है, हमको जो ये राय स्कोर मिला है, उसकी एनालिसिस करके एक अर्थपूर्ण विधि से हम प्राप्तांक को प्राप्त करते हैं। क्योंकि जब भी एजुकेशनल टेस्टिंग की मेजरमेंट की जाएगी, एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद जो राय स्कोर मिलेगा उसको अर्थपूर्ण बनाया जाएगा। तो उसको अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे मैनुअल से देकर के उसे चेंज करना पड़ता है दूसरे प्राप्तांकों में। तो ये जो है उसका
बोले तो एक वस्तुनिष्ठ उसकी व्याख्या हो जाती है और एक विशेष कसौटी के आधार पर उसको निश्चित भी कर दिया जाता है। तो यहाँ हम आपको बता दें कि जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है उसके उपयोग के आधार पे शिक्षा के क्षेत्र में जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, उसके उपयोग के आधार पे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है। पहला है आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और दूसरा है नॉट्स रेफरेंस टेस्ट। क्लियर है? तो यहाँ मैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की अगर बात करूँ तो क्राइटेरियन रेफरेंस स्टैंडर्ड डिस्क्राइब द perceived amount of end of unit competence of the students in expected to attend। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो हमारी कसौटी संदर्भित जो मापदंड होते हैं, जो परीक्षण होते हैं, वो शिक्षण के बाद छात्रों की उपलब्धि का निश्चित रूप से विवरण प्रस्तुत करते हैं। जो शिक्षण के अंत में वो एक्वायर करना चाहता है। यहाँ एक बार फिर से आप ध्यान दीजिएगा। पहला मैंने कहा कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है और दूसरा नॉन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट या नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट आपका है। जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, ये जो टेस्ट है वो क्षेत्र से संबंधित परीक्षण या वस्तुनिष्ठ संदर्भित परीक्षण भी इसको कहा जाता है। ये जो परीक्षण होता है इसमें स्टूडेंट जो है उसके अर्जित प्राप्तांकों की व्याख्या, कसौटी संदर्भित परीक्षण में छात्रों के अर्जित प्राप्तांकों की जो व्याख्या है उसकी विशेष क्षेत्र जैसे गणितीय समस्याएं हैं उसके समाधान में, या उसकी क्षमता या शब्दावली की किसी एक खास संख्या तक का जो है उसका तुलनात्मक मापन किया जाता है या तुलना की जाती है। यानी जो अर्जित प्राप्तांक है उसकी व्याख्या किसी विशेष क्षेत्र से, जैसे गणितीय समस्याओं का समाधान है, उसकी क्षमता, शब्दावली की कोई खास संख्या है उसकी प्रविणता के साथ जो स्टूडेंट्स है उसकी क्षमता का मापन किया जाता है और ये मापन तुलनात्मक किया जाता है, कंपैरेटिव स्टडी की जाती है। जिससे ये कह सकते हैं कि इस परीक्षण में छात्रों के जो कार्य करने की गति है उनका मेजरमेंट भी किया जा सकता है या प्राप्तांकों की व्याख्या उसके साथ करके उसे सार्थक बनाया जा सकता है। तो कसौटी संदर्भी जो परीक्षण होते हैं इसमें ऐसे एकांशों का निर्माण किया जाता है जिसके द्वारा हर प्रकार के शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित जो व्यवहारिक परिवर्तन की माप है वो की जा सकती है। जो कसौटी संदर्भित परीक्षण है इसमें ऐसे एकांश या आइटम की मैं बात करूंगी उसका निर्माण किया जाता है जिसके द्वारा हर प्रकार के जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, जो आपके एजुकेशनल जो पर्पस हैं उससे संबंधित जितने भी व्यवहारिक परिवर्तन हो सकते हैं उनका मेजरमेंट इसके द्वारा किया जा सकता है। जो ये परीक्षण है इसका प्रयोग कक्षा में छात्रों की प्राप्तांकों की व्याख्या के लिए किया जाता है। कसौटी संदर्भी जो परीक्षण है इसका जो प्रयोग है वो जो कक्षा में हमारे छात्र पढ़ रहे हैं उनके जो राय स्कोर है उनकी एनालिसिस करने के लिए इसमें किया जाता है। साथ ही इसमें छात्रों के कार्यों का जो वर्णन है या उनके व्यवहार का जो लेवल है या उनके व्यवहार में जो परिवर्तन है उसका मेजरमेंट भी इसी के द्वारा होता है। साथ ही जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपके अचीवमेंट टेस्ट के लिए हैं या हमारी जो उनके अचीवमेंट टेस्ट हैं या अचीव करना चाह रहे हैं वो किस लेवल तक पहुंच पाए हैं ये निर्धारित करने के लिए भी इसी टेस्ट का यूज़ किया जाता है। तो शिक्षण के बाद जब छात्रों की जो स्टूडेंट होते हैं छात्रों की उपलब्धि की जानकारी यानी वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं, जब इसकी जानकारी हमें हो जाती है तो इसकी जो तुलना है वो उपलब्धि के मानदंड से की जाती है। पहले हम ये देखते हैं कि छात्रों ने कुछ एक्वायर किया, एजुकेशन एक्वायर किया, साथ ही वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं।
वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं। तो वो जो अचीव करना चाह रहे हैं, जब हमें इसकी जानकारी हो जाती है तो हम इसका कंपैरिजन करते हैं अचीवमेंट के स्पेसिफिक जो स्टैंडर्ड हैं। तो अचीवमेंट के जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होते हैं, जब उनसे मेजरमेंट किया जाता है तो ये निश्चित हो कर लिया जाता है कि जो हमारा स्टूडेंट है उस विषय के अधिगम और आवश्यकता के प्रति सजग है, या वो एक्वायर कर लेगा या नहीं कर पाएगा। इसका मेजरमेंट आसानी से किया जा सकता है एनालिसिस करके, और ये एनालिसिस आपकी होगी उसकी अपनी अचीवमेंट और जो हमारा अचीवमेंट स्टैंडर्ड है, दोनों के कंपैरिजन से। इस परीक्षण के द्वारा एक परीक्षक जो है वो अपने स्टूडेंट्स के बारे में ये अनुमान लगा लेता है कि हमारा छात्र कहाँ तक सफल हो सकता है, यानी हमारा स्टूडेंट्स क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, उसकी क्या योग्यता है, उसकी क्या क्षमता है, और क्या वो अचीव करना चाह रहा है, और अचीवमेंट का क्या स्टैंडर्ड है। इन सब का मेजरमेंट, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्या उसकी एबिलिटी है, क्या उसकी क्षमता है, योग्यता है, क्या वो अचीव करना चाह रहा है, और कहाँ तक वो अचीवमेंट स्टैंडर्ड तक पहुँच पाया है। इसका पूरा अनुमान अगर लगाना हो तो आपका कसौटी संदर्भित जो परीक्षण है वो काफ़ी अच्छा होता है। ठीक ठीक है। यहाँ जब एक जो रिसर्चियर है या जो टेस्ट करने वाला है, परीक्षक है, वो किसी विशेष निष्पादन के मानदंड का प्रयोग करता है, यानी एक उसका निष्पादन, हमारे स्टूडेंट्स का जो है निष्पादन वो कहाँ तक है, उसका मेजरमेंट जब करता है तो ऐसे परीक्षणों का निर्माण करता है जिसमें छात्र निर्धारित शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त कर ले। वो ऐसे परीक्षण का निर्माण करेगा जिसमें सभी छात्र, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो जहाँ तक निर्धारित किया गया है उसके शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर ले। साथ ही जो छात्र निश्चित प्राप्तांक हैं दिए गए हैं, यानी हमने टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया उनके लिए, और इसके बाद जो उपयुक्त और निश्चित प्राप्तांक है वही हमें अपने छात्रों को देना है। इसके लिए परीक्षण में बहुत से सरल और बहुत से कठिन एकांशों को भी परीक्षणकर्ता जो है वो सम्मिलित करता है, क्योंकि जो भी टेस्टिंग की जाएगी एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसमें जो परीक्षण करता है उसमें ऐसे एकांशों को रखता है जिसकी कठिनाई स्तर लगभग 50 हो। ना वो बहुत ज़्यादा कठिन एकांश उसमें रखेगा, ना ही उसमें बहुत ज़्यादा सरल एकांश रखे जाएंगे। उसका कठिनाई स्तर जो होता है वो मीडियम होता है। तो ऐसे टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट जब किया जाता है जिसकी कठिनाई स्तर बिल्कुल मीडियम है, ना बहुत कठिन है ना बहुत सरल है, तो ऐसे टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट जब परीक्षणकर्ता करता है तो इस स्थिति में जो छात्र हैं उनका सही शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित जो योग्यता होती है उसका मेजरमेंट किया जा सकता है। यहाँ जो परीक्षण निर्माता है वो ध्यान रखता है कि जो हमारी परीक्षण की प्रकृति है या विषय सामग्री है वो काफ़ी संतुलित हो, और साथ ही जो शिक्षण का उद्देश्य है या अधिगम करने की जो विषय सामग्री है, एकांशों की कठिनाई है या छात्र का व्यवहार है, वो सब कुछ जो परीक्षण करता होता है वो ध्यान में रखता है, और उन्हीं के आधार पर एकांशों का चयन करता है, ताकि हमें अपने स्टूडेंट्स के या छात्रों की मेज़रमेंट करने में, एजुकेशनल मेज़रमेंट करने में सरलता हो, और हम जो हमारे छात्र हैं उनकी योग्यता, उनकी जो विशेषता है, उनकी रुचि है, उसके अनुसार उन्हें शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कराई जा सके। अब हम बात करेंगे नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट की। नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट, तो norms reference test, what is needed is a curriculum revision which divided each of subject matter into unit arranged according to difficulty, with test for each unit based on specified standard.
A particular unit would require each student to achieve a stipulated degree of mastery. After he would proceed to the next higher unit, and the focus is clearly on what the person can do and what he known, not on how he compares with other. तो यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन ही कर दूँ कि ये जो आपका मानक संदर्भित परीक्षण है, नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट है, ये ऐसे प्रतिमान संदर्भित परीक्षण भी इसे कहा जाता है। इस परीक्षण में जो परीक्षार्थी होता है, इस परीक्षण में जो परीक्षार्थी होता है वो अर्जित प्राप्तांकों की व्याख्या अन्य समूहों के द्वारा अर्जित प्राप्तांकों के आधार पर जो तैयार किए गए मानक के आधार पर होता है। यहाँ फिर से ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये मानक संदर्भित जो परीक्षण है इसमें परीक्षार्थी द्वारा अर्जित प्राप्तांकों की व्याख्या अन्य व्यक्तियों के समूह द्वारा अर्जित प्राप्तांकों के आधार पर तैयार किया जाता है। मानक संदर्भित परीक्षण जनसंख्या से चुने गए प्रतिदर्शों के प्राप्तांकों पर आधारित होता है। ठीक है, जो मानक संदर्भित परीक्षण है वो जनसंख्या से चुने गए प्रतिदर्शों के प्राप्तांकों पर आधारित होता है। यहाँ जैसे किसी छात्र का किसी परीक्षण में प्राप्त प्राप्तांक की व्याख्या कुछ और है और दूसरे समूह में कुछ और है, तो उसका कंपैरिजन करके निकाला जाएगा या उसे ही आधार मान लिया जाएगा। यहाँ कहने का मतलब है कि किसी छात्र का किसी परीक्षण में जो प्राप्त प्राप्तांक की व्याख्या है वो इस आधार पर किया जाता है कि परीक्षार्थी की समूह में सापेक्षित स्थिति क्या है। और बता दें हम आपको कि अधिकतर जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं, मानव संदर्भित परीक्षण ही होते हैं। इस परीक्षण को बनाते समय पदों का कठिनाई स्तर हमेशा निम्नतम से उच्चतम की ओर रखा जाता है। इस परीक्षण को जब हम निर्माण करते हैं, जब इसको बनाते हैं, डेवलप करते हैं, तो जो हमारे एकांश होते हैं या आइटम्स होते हैं उनका जो कठिनाई स्तर है, जो उनकी डिफ़िकल्टी लेवल है, उसे हम निम्नतम से उच्चतम यानी पहले इजी, फिर उससे टफ, फिर उससे टफ, फिर उससे टफ, एक सीक्वेंस बना करके तो आइटम्स को रखा जाता है। और जो हमारे छात्रों के प्राप्तांकों के आधार पर उसे समूह में छात्र की सापेक्षित स्थिति की व्याख्या कर सकता है। यह इस टाइप से जब हम सीक्वेंस में रखते हैं निम्नतम से उच्चतम की श्रेणी में, तो इस स्थिति में जो हमारे छात्र होते हैं उनकी सापेक्षित स्थिति की व्याख्या इसी आधार पर की जा सकती है। इस परीक्षण के जो एकांश होते हैं, इस परीक्षण के आके मानक संदर्भित जो परीक्षण है इसका जो एकांश होता है उसका विश्लेषण करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि इसमें जो कम कठिनाई स्तर वाले जो आपके क्वेश्चन हैं या आइटम्स हैं वो 20% से कम कठिनाई स्तर वाले हों। बहुत जो सरल जो प्रश्न होते हैं उनको हटा दिया जाता है और 80% से अधिक कठिनाई स्तर वाले जो एकांश होते हैं उन्हें अत्यधिक कठिन होते हैं, उनको सम्मिलित नहीं किया जाता। यानी ऐसे प्रश्न, ऐसे एकांश जो 20% से कम कठिनाई स्तर वाले होते हैं उन्हें सम्मिलित नहीं किया जाएगा, और जो 80% से अधिक कठिनाई स्तर वाले होंगे एकांश, क्योंकि वो अत्यधिक कठिन हो जाएंगे, उनको भी एकांश में सम्मिलित नहीं किया जाता है। क्योंकि ज़्यादा सरल और ज़्यादा कठिन इन दोनों का जो रेंज है, ऐसे जो आपके एकांश होते हैं वो स्टूडेंट्स का मेजरमेंट सही ढंग से नहीं कर पाते। जो बहुत सरल क्वेश्चन आपके होंगे क्वेश्चनर में या आइटम्स होंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आइटम, पद या एकांश बातें की हैं। तो ऐसे जो एकांश आपके होते हैं जो 20% से कम जो उनका लेवल है अत्यधिक सरल हैं या 80% से अधिक वो कठिन हैं, तो वो अत्यधिक कठिन और अत्यधिक सरल की स्थिति के ऐसे जो एकांश होते हैं उन्हें क्वेश्चनायर में ऐड ही नहीं किया जाता, उन्हें सम्मिलित ही नहीं किया जाता, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा सरल आइटम्स या सरल पद या ज़रूरत से ज़्यादा जो कठिन पद हैं इनका जो विस्तार होता है
इसके विस्तार में जो भी स्टूडेंट्स का मेजरमेंट किया जाएगा वो निर्धारित कसौटी पर कभी नहीं पहुंच सकता। कहने का मतलब है कि ऐसे जो एकांश होते हैं वो छात्रों का मेजरमेंट एजुकेशनल लेवल पे या किसी अदर लेवल पे कभी सही ढंग से नहीं कर सकते। यहाँ जो हमारा टेस्ट होता है उसका जो नॉर्म्स है उसको निश्चित करने के लिए एक बड़ी जनसंख्या से प्रतिदर्श को लिया जाता है। यहाँ इससे पहले मैं आपको बताई भी थी, जीव संख्या की मैंने बात की थी। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि जब भी हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करेंगे उसके नॉर्म्स की बात करेंगे तो नॉर्म्स को निश्चित करना ज़रूरी होता है। नॉर्म्स को निश्चित करने के लिए नॉर्म्स को निश्चित करने के लिए हम पहले बड़ी जनसंख्या लेते हैं और उस बड़ी जनसंख्या से ही सैम्पलिंग की जाती है। उस बड़ी जनसंख्या से सैम्पलिंग की जाएगी और सैंपल लेने के बाद अब ये सैंपल हम क्लस्टर भी सैम्पलिंग कर सकते हैं या रेंडमली सैम्पलिंग कर सकते हैं। रैंडम सैम्पलिंग सबसे बेस्ट सैम्पलिंग ही मानी जाती है क्योंकि इसमें किसी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने की संभावना कम हो जाती है। तो जहाँ पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं होगा वहाँ जो हमारा नॉर्म्स है वो काफ़ी वैलिड और रियलेबल होगा। इसके लिए बड़ी जनसंख्या और साथ ही ऐसे सैंपल्स सैम्पलिंग की जाएगी जो कि जिसमें रैंडम सैम्पलिंग हो या क्लस्टर सैम्पलिंग हो। ऐसे सैंपल्स से जो हम सैंपल कलेक्ट करते हैं उस सैंपल पर टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट कर दिया जाता है। ऐसे सैंपल्स को लेकर के टेस्ट को हम एडमिनिस्ट्रेट कर देते हैं। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो हमको स्कोरिंग मिलती है, जो हमको क्वेश्चनर पे रिस्पांस मिलते हैं, हम उसकी स्कोरिंग करते हैं। यहाँ स्कोरिंग करने के लिए जो छात्रों के अंकों का औसत है, औसत यहाँ कहने का मतलब है हम उसका मीन निकालेंगे या मीडियन निकालेंगे। तो जाहिर सी बात है कि मीन मीडियन निकालेंगे तो उसकी स्टैटिकल एनालिसिस की जाएगी। जैसे आपका परसेंटाइल है या स्टैंडर्ड डिविएशन है, टी टेस्ट है या स्टेन प्राप्तांक है या टी प्राप्तांक है, उनकी गणना की जाती है यहाँ पे। तो यहाँ प्राप्तांकों का विश्लेषण किया जाएगा यानी शतांशीय मान निकाला जाए, प्रामाणिक विचलन, टी प्राप्तांक, स्टेन प्राप्तांक, एनीथिंग, तो उससे इसकी गणना की जाती है। ये जो हमारे औसत अंक छात्रों के प्राप्तांकों की व्याख्या करने में सहायता देते हैं। ये जो हमारे औसत हैं, जो जिससे हम मीन निकालते हैं या मीडियन निकालते हैं, तो ये जो औसत अंक हमको प्राप्त होते हैं, ये जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके प्राप्तांकों की व्याख्या करने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक, इन्हीं परीक्षणों से ये हम जान पाते हैं कि जो हमारा स्टूडेंट है, जब हम इस पर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम स्कोरिंग करते हैं, स्कोरिंग में हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज में हम मीन निकालेंगे या मीडियन निकालेंगे या हम उसकी स्टैटिकल एनालिसिस करेंगे। इससे स्टैटिकल एनालिसिस करने के बाद हमको ये पता चल जाता है कि जो हमारा स्टूडेंट है वो हमारा औसत से ऊपर है, औसत से कम है, औसत से नीचे है या औसत ही है। यानी हम यहाँ पे ये देख पाते हैं कि मेरा स्टूडेंट जो छात्र है वो एवरेज ऊपर जा रहा है या एवरेज ही है या वो एवरेज से नीचे है। इससे उसकी योग्यता का मेजरमेंट आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ हम बात करें अगर मानव संदर्भित परीक्षण में, तो ये जो परीक्षण है ये छात्रों से जो प्राप्तांक है इसके द्वारा ज्ञात किया जाता है और इसी की तरह यह ज्ञान ये भी ज्ञात हो जाता है जब हम उसका एवरेज निकाल लेते हैं तो हमको ये भी पता चल जाता है कि जो हमारा छात्र है जिस समूह में मैंने टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया था, क्योंकि मैंने बड़ी जनसंख्या पे सैम्पलिंग की, सैम्पलिंग के बाद मैंने उस पर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद मैंने स्कोरिंग की और उसकी स्टैटिकल एनालिसिस की। स्टैटिकल एनालिसिस के बाद हमको ये ज्ञात हो जाता है कि हमारा जो छात्र है वो हमारी सैम्पलिंग जो की गई जनसंख्या है उसमें उसकी स्थिति क्या है, उस छात्र की स्थिति क्या है। बस यही पता नहीं चल पाता कि छात्र ने अपने निर्धारित शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति की या नहीं की। ये तो पता चल जाता है कि समूह में वो क्या स्थिति रखता है जिस समूह पर वो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया गया है, लेकिन ये पता नहीं चल पाता कि उसने सेशन जो निर्धारित शैक्षणिक उद्देश्य है क्या वह उसकी प्राप्ति कर लिया। अगर हमको ये पता करना होगा तो ये टेस्ट वहाँ पर रियलेबल नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जो छात्र है
उसकी निर्धारित उपलब्धि ले जो स्तर है उसको बिना प्राप्त किए ही, बिना जाने ही आगे के विषयों का अधिगम कराना शुरू कर देता है। तो इससे जो मतलब मुझे पता ही नहीं चल पाया कि वो उसके शैक्षणिक उद्देश्य हैं क्या, और हम उसको स्टार्ट कर देते हैं उसकी अचीवमेंट की आगे की तरफ, या किसी अदर सब्जेक्ट में उसको लर्निंग कराना शुरू कर दिए। इन परीक्षणों द्वारा ये जो प्राप्तांक होते हैं, इसका यही सबसे बड़ा दोष भी है। जो इसका टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, इसका सबसे बड़ा दोष यही है कि इसमें जो वांछित निर्धारित स्तर है उससे के पहुंचने से पहले ही हम आगे के विषय को सीखने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, जिसमें प्रारंभिक ज्ञान का अभाव ही होता है। यानी हम मेजरमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं कि उसके शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, या शैक्षिक उद्देश्य तक वो बच्चा पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया, ये जाने बिना ही हम उसे आगे की विषय के बारे में अधिगम कराना शुरू कर देते हैं, लर्निंग कराना शुरू कर देते हैं। और जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो हमारा बच्चा, अगर मान लीजिए कि वो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम ये जाने बिना ही आगे बढ़ जाते हैं और आगे का अधिगम कराना शुरू कर देते हैं। जब हम उसे आगे के विषयों का अधिगम कराना शुरू कर देते हैं, तो वैसी स्थिति में जो हमारा बच्चा है, जो हमारा स्टूडेंट्स है, वो उसके अंदर जो प्रारंभिक ज्ञान है उसकी कमी हो जाती है, और बोले तो उसका फाउंडेशन जो है वो मजबूत नहीं हो पाता। तो फाउंडेशन मजबूत न होने की वजह से जब बच्चा आगे लर्न करना शुरू करता है तो वहाँ पर उसको प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, उसको समस्याएं बढ़ने लगती हैं। यही इसका सबसे बड़ा दोष भी कहा गया है। और यहाँ पे जो मानव संदर्भित परीक्षण है उसमें जो छात्र हैं उसकी उपलब्धि स्तर का मापन समूह में जो है वो स्तरीकरण के रूप में किया जाता है। इन परीक्षणों द्वारा विद्यार्थियों के जो सामान्य स्तर हैं उनका मेजरमेंट तो आसानी से किया जा सकता है, जो सामान्य स्तर के हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जो आपके सामान्य से निम्न स्तर के हैं या सामान्य से उच्च स्तर के हैं, तो उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे बच्चे जो सामान्य से निम्न स्तर के हैं तो उनमें प्रारंभिक ज्ञान का अभाव होगा, और हम उसको लर्न कराने के लिए जो हमारे विषय हैं हम उसको लर्न कराना आगे शुरू कर देते हैं, आगे के विषयों का अध्ययन हम कराना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे जब प्रारंभिक ज्ञान को नहीं समझ पाया है तो आगे कराने पर उसे कठिनाई का अनुभव होता है। तो यहाँ सामान्य से निम्न स्तर के जो बच्चे हैं उनको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ जो सामान्य से उच्च स्तर के बच्चे हैं उनको जो दिया जा रहा है, यानी उनमें प्रारंभिक ज्ञान के साथ ही और भी ज्ञान प्राप्त हो चुका है, तो उसके बाद जो हम उनको देने की कोशिश कर रहे हैं, जो उसका वांछित निर्धारित स्तर पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उससे आगे बढ़ चुके हैं। तो ऐसे बच्चों में एजुकेशन के प्रति, शिक्षा के प्रति निरस्ता आने लगती है, क्योंकि हम सामान्य बच्चों के साथ उनको लेकर के चल रहे हैं। सामान्य बच्चों को ऐसी परेशानियां नहीं महसूस होती हैं जितना कि सामान्य से उच्च स्तर के बच्चों को हो रही हैं, क्योंकि जो सामान्य से उच्च स्तर के बच्चे होते हैं वो अपनी शैक्षिक उपलब्धि को निर्धारित स्तर तक पहुंचा चुके हैं। अब उसके आगे वो एक्वायर करना चाह रहे हैं, उनकी जो अचीवमेंट है उसके आगे की है, और उस आगे की अचीवमेंट को एक्वायर करने के लिए वो निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य बच्चों के साथ उनको जब शिक्षा दिया जाता है तो उन्हें परेशानी का अनुभव होता है। अब हम बात करेंगे कसौटी संदर्भित परीक्षण की उपयोगिता और मानक संदर्भित परीक्षण की उपयोगिता। इन दोनों परीक्षण की यूज़ क्या है? कोई उपयोगिता होगी तब तो ये परीक्षण बनाए गए होंगे। तो यहाँ हम बात करते हैं कसौटी संदर्भित परीक्षण की क्या यूजेस हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि ये जो परीक्षण आपका कसौटी संदर्भित परीक्षण है, इस परीक्षण का जो यूज है, इसका यूज करके जो शिक्षक है वो पाठ्य उद्देश्यों की प्राप्ति के द्वारा छात्रों की शैक्षिक क्षमता का मूल्यांकन कर लेता है। जो आपका टीचर्स है, शिक्षक है, वो कसौटी संदर्भित परीक्षण का यूज़ करके जो उद्देश्य है, जो पाठ्य उद्देश्य है, जो उसकी शिक्षा का उद्देश्य होता है, उसकी प्राप्ति के द्वारा छात्रों की जो शैक्षिक क्षमता है उसका मेजरमेंट कर लेता है। और जब छात्रों की
शैक्षिक क्षमता का मूल्यांकन किया जाए, तो यहाँ उसकी क्षमता का, उसकी रुचियों का, उसके शील गुणों का जब मेजरमेंट हो जाता है, बच्चा क्या चाह रहा है, वो कहाँ तक अचीव कर सकता है, जब इसका मेजरमेंट कर लिया जाता है, तो इससे उसे आगे की कैरियर एजुकेशन देने में आसानी होती है। साथ ही जो कंप्यूटर से रिलेटेड आपकी एजुकेशन है, जिसको एजुकेशन यूनिट या जो पहले के जो शिक्षण उसको दिए गए हैं, जो एजुकेशन दिए गए हैं, वो साथ साथ और साथ ही शिक्षण के बाद जो उसका मूल्यांकन है वो भी किया जा सकता है। यानी कंप्यूटर से रिलेटेड अगर एजुकेशन उसे प्रोवाइड कराया जा रहा है तो वो भी 7 साल चलाया जा सकते हैं, और उसके साथ ही उसका जो मेजरमेंट है वो भी किया जा सकता है, जिससे जो एजुकेशनल प्रोसेस है वो एकदम आसानी से धीरे धीरे या सही ढंग से ये क्रिया चल सकती है। और ये जो आपका कसौटी संदर्भित परीक्षण है, इस परीक्षण का जो यूज है वो स्पेसिफिक जो है एजुकेशन होते हैं या एजुकेशनल पर्पस जो होते हैं उनकी प्राप्ति के लिए इसे नेशनल लेवल पर भी इसका सर्वेक्षण करवाया जा सकता है। यानी हम अगर चाहें तो इस परीक्षण का जो यूज है, स्पेसिफिक कोई एजुकेशन दिया जा रहा है आपकी करियर से रिलेटेड, तो उसका भी अगर मेजरमेंट करना हो या उसके उद्देश्य की प्राप्ति करनी हो तो इसको नेशनल लेवल पर भी एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है या सर्वेक्षण इसका किया जा सकता है। इस परीक्षण के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षा के क्षेत्र हैं उनमें गुणात्मक रूप से प्रगति की जा सकती है, उसका मेजरमेंट भी किया जा सकता है। साथ ही ये कसौटी संदर्भित परीक्षण की बात करूँ तो ये इस बात पर बल देता है कि कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, वह कितना जानता है, क्या जानता है, और उसका अन्य जो व्यक्ति हैं उनके साथ कंपैरिजन कहाँ तक किया जा सकता है, और कंपैरिजन करने पर वो अन्य व्यक्तियों से कहाँ पर है, तुलना करने पर वो व्यक्ति कहाँ पर है, और जिससे मेजरमेंट किया जा रहा है, जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है वो कहाँ पर है, ये मेज़र करना हो तो कसौटी संदर्भित परीक्षण काफ़ी यूज़फुल होता है। यहाँ कहने का मतलब है कि जो कसौटी संदर्भित परीक्षण है इसके द्वारा व्यक्ति क्या कर सकता है, ये उसकी एबिलिटी को फोकस कर रहा है, इसका मेजरमेंट किया जा सकता है। वो क्या जानता है, कहाँ तक उसकी नॉलेज पहुँची है और कहाँ तक मुझे आगे उसको ले जाना है। मेजरमेंट जब हम उसका करते हैं तो ये देखते हैं कि उसकी योग्यता क्या है, अचीवमेंट में इसका इंटरेस्ट कितना है, किस फील्ड में, किस स्पेसिफिक फील्ड में एजुकेशनल, अगर एजुकेशनल रिक्वायर करना चाह रहा है तो एजुकेशनल कि किस फील्ड में स्पेसिफिक कोई एरिया होगा जिसमें उसको काफ़ी आनंद आता होगा या स्टडी करना चाह रहा होगा या एक्वायर करना चाह रहा होगा, तो जो वो स्पेसिफिक एजुकेशन एक्वायर करना चाह रहा है तो उसमें उसका इंटरेस्ट कितना है, और उस एजुकेशन, जिस एजुकेशन को एक्वायर करना चाह रहा है, क्या उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर एबिलिटी है। अगर हाँ तब तो उसे वो एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, अगर नहीं तो वैसा ही उससे रिलेटेड उसी की तरह उसे किसी अदर कैरियर एजुकेशन में इन्वॉल्व कराया जाए ताकि वो उस वहाँ पर अचीव कर पाए, कुछ सक्सेस हो लाइफ में। तो उसकी लाइफ की सक्सेस के लिए ये ज़रूरी है कि उसका जो टेस्ट है कंपेरिजन करके किया जाए, साथ ही उसकी एबिलिटी उसके अकॉर्डिंग किया जाए, उसने क्या एक्वायर करने की इच्छा जाहिर की है उसका भी मेजरमेंट किया जाए, जो उस जिसमें उसकी रुचि है और जिसमें उसको उपलब्धि चाहिए, इन दोनों के साथ ही उसमें जो योग्यता है उसका भी मेजरमेंट करके उसे उसी फील्ड में इन्वॉल्व कराया जाए। इससे जो है उसमें जो उसकी शिक्षा की जो क्षेत्र होते हैं वो प्रोग्रेस करते हैं, वो उसमें गुणात्मक प्रगति होती है। तो वैसी प्रगति के लिए आवश्यक है कि पर्सन को वैसी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए जिसमें उसकी क्षमता हो, जहाँ वो एक्वायर कर पाए, साथ ही उसकी रुचि भी उसमें हो। तो यहाँ क्या कर सकता है, क्या जानता है, और किसी व्यक्ति के साथ अगर उसका कंपैरिजन किया जा रहा है तो उस कंपैरिजन की लिस्ट में वो कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ अभी तक उसे अपने
निर्धारित कसौटी तक पहुंचना है। इसके लिए उसे वो एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। ये मेजरमेंट हम सिर्फ कसौटी संदर्भित परीक्षण के द्वारा ही कर सकते हैं। इस कसौटी संदर्भित परीक्षण से हम जो शिक्षक हैं वो अपने जो अध्यापन की विधियां हैं, जो टीचिंग मेथड है या जो शैक्षिक सामग्री है, उसमें परिवर्तन कर सकता है। यानी जो आपकी कसौटी संदर्भित परीक्षण है उसके द्वारा शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें शिक्षक में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी शिक्षक अपने जो टीचिंग स्किल है उसमें भी कुछ परिवर्तन या सुधार लाने की कोशिश कर सकता है कि क्योंकि जो एजुकेशन है हम उन बच्चों तक प्रोवाइड करा रहे हैं जिन बच्चों को उसकी आवश्यकता है, उसकी योग्यता है, लेकिन उसकी आवश्यकता, उसकी योग्यता, उसकी रुचि को पहचानना और साथ ही उसी के अकॉर्डिंग, उसी बच्चे के ही अकॉर्डिंग उसे एजुकेशन देना, इसके लिए कभी कभी टीचर्स को भी प्रिपेयर होना पड़ता है और जो हम एजुकेशन उसे प्रोवाइड करा रहे हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो, इंटरेस्टेड हो, वो चाह रहा हो कि ये चीज़ें मुझे मिले। तो उसको हमको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे उसको इंटरटेनमेंट के द्वारा उसको हमें लर्न कराना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो टीचर्स भी अगर कसौटी संदर्भित परीक्षण की अगर मैं बात करूँ तो इसके द्वारा जो टीचर है वो भी अपनी शैक्षिक जो विधियां हैं, जिस मेथड को यूज़ कर रहा है, उस मेथड से अगर बच्चे अपनी एबिलिटी को नहीं शो कर पा रहे हैं, अचीवमेंट जो टेस्ट है उसको अब नहीं वहाँ आपकी निर्धारित कसौटी तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में ऐसी शिक्षा जो विधियां हैं उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। शिक्षक खुद इसमें परिवर्तन कर सकता है, साथ ही जो उसकी शैक्षिक जो सामग्री है उसमें भी सुधार लाने की कोशिश वो कर सकता है, जिससे कि जो शिक्षक को विद्यार्थी की उन्नति के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। मैं जो दे रही हूँ बच्चे एक्वायर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या उनका लेवल वहाँ तक नहीं है, तो उनके लेवल के अकॉर्डिंग हमको खुद से अप डाउन होना पड़ेगा। या तो हम नीचे जाएं, उनकी लेवल से शुरू करें जहाँ से वो जानते हैं, तो मुझे वहाँ से शुरू करना है, एक शिक्षक को वहाँ से शुरू करना है जहाँ से बच्चे जानते हैं, तब हम उनका मेजरमेंट कर पाएंगे। हमें वहाँ से शुरू नहीं करना है जहाँ से हम जानते हैं। तो यहाँ शिक्षक भी अपनी शैक्षिक विधियों में या शिक्षण की विधियों में परिवर्तन कर सकता है, उसमें सुधार ला सकता है, और विद्यार्थी की उन्नति के बारे में हमको जानकारी लेने के लिए ऐसी विधियों का उपयोग करना ज़रूरी हो जाता है। साथ ही जब हम विद्यार्थियों की उन्नति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो उनका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करना होगा, और रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में हमारे लिए जो ये कसौटी संदर्भित परीक्षण है ये काफ़ी यूजफुल रहता है, क्योंकि इसके द्वारा हम सरलता से बच्चे का रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं। साथ ही जो शिक्षकों द्वारा विद्यार्थी को निर्देशन दिया जाता है, जो उनकी काउंसलिंग की जाती है, गाइडेंस दी जाती है, उसको भी आसानी से किया जा सकता है। यानी हम बच्चे को गाइडलाइन दे सकते हैं कि आप यहाँ से या स्टार्ट कीजिए अपनी एजुकेशन, और आपकी योग्यता ऐसी है तो इस योग्यता के अकॉर्डिंग आप ऐसे एजुकेशन को ही इंक्वायर करो। इससे आप अपने अचीवमेंट टेस्ट में भी आगे बढ़ सकते हो, या जो एक्वायर करना चाह रहे हो सोसाइटी से वो आपको मिल सकता है। तो ऐसी जो गाइडलाइन है या जो इसकी काउंसलिंग है वो कसौटी संदर्भित परीक्षण के द्वारा ही किया जा सकता है। दूसरा है आप लोगों का मानक संदर्भित परीक्षण। तो मानक संदर्भित परीक्षण का क्या यूज़ है, अब यहाँ हम वो जानते हैं। तो मानक संदर्भित परीक्षण जिनके विषय सीमित नहीं हैं, ये काफ़ी ब्रॉड एरिया है इसका, जिसका मूल्यांकन करने के लिए मानव संदर्भित परीक्षण जो है, चूँकि एरिया बहुत ब्रॉड है, कई विषय इसमें होते हैं, तो कई विषयों के होने की वजह से इसका एरिया ब्रॉड हो चुका है। तो यहाँ पे उनका मूल्यांकन के लिए जहाँ पर कई विषयों का मूल्यांकन करना होता है वहाँ मानक संदर्भित परीक्षण उपयोग में लाया जाता है। ये जो मानक संदर्भित परीक्षण है इसके द्वारा जो शिक्षक है उसे अपने पाठ्यक्रम में सुधार लाने और विद्यार्थियों की अधिगम शक्ति में विकास को लेकर के प्रोत्साहित किया जाता है। मानव संदर्भित परीक्षण द्वारा जो शिक्षक हैं उनको अपने पाठ्यक्रम में सुधार लाने, यहाँ सिलेबस की बात हो रही है कि जो सिलेबस बनाए जा रहे हैं वो बच्चों के नॉलेज की, उनके अचीवमेंट की, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हो, साथ ही उनका उसमें इंटरेस्ट बना रहे।
तो बच्चे का उसमें इंटरेस्ट बना रहे इसके लिए ये ज़रूरी है कि हमें जो भी सिलेबस हम तैयार कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो भी सिलेबस तैयार कराए जा रहे हैं उसमें उसकी अधिगम शक्ति का विकास हो, वो लर्न करने के लिए प्रिपेयर हो। और प्रिपेयर वो कैसे हो, बर्डन फील करके नहीं, वो इन्जॉय करके। तो यहाँ इन्जॉयमेंट का मतलब ये है कि जब हम उसे लर्निंग प्रोसेस पे और ज़्यादा हायर तक पहुँचाना चाह रहे हैं और ज़्यादा उसे देना चाह रहे हैं या अधिगम शक्ति में विकास करना चाह रहे हैं, तो वैसी स्थिति में पाठ्यक्रम को ऐसा बनाना चाहिए जो बच्चे की शैक्षिक योग्यता, उसकी एबिलिटी, उसकी इंटरेस्ट से मिलते जुलते हों और साथ ही वो अधिगम करने के लिए आंतरिक रूप से बच्चा तत्पर हो। तो आंतरिक रूप से तत्पर होने के लिए ये ज़रूरी है कि बच्चे को जो शिक्षण प्रदान किया जा रहा है उसमें शिक्षक बच्चे की काउंसलिंग करे, उसे सही गाइडलाइन दे और साथ ही उस सिलेबस में बच्चे के अधिगम के विकास को और अधिक उन्नत बनाने के लिए, अधिगम में के जो विकास है उसको और अधिक उन्नत बनाने के लिए उसे प्रोत्साहित किया जाए। और प्रोत्साहन के लिए ज़रूरी है कि बच्चे की काउंसलिंग हो। साथ ही जो आपका सिलेबस है वो बच्चे के एजुकेशन के और उसकी जो योग्यता है उसके अकॉर्डिंग हो। यह जो शैक्षिक परीक्षण है आपका मानक संदर्भित परीक्षण, ये शैक्षिक और व्यावसायिक नियोजन व पदोन्नति के लिए छात्रों की उपलब्धि का मापन कर लेता है। यानी अगर हम कहीं उसे कोई जो ऑक्यूपेशनल अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं या एजुकेशनल टेस्टिंग कर रहे हैं या प्रमोट करना है, वो किसी अदर क्लास में प्रमोट करना है या कहीं अदर उसका प्रमोशन देना है, तो वैसी कंडीशन में ये जो स्टूडेंट्स होते हैं इनकी जो अचीवमेंट है इसका भी मेजरमेंट किया जाए। तो इसके मेजरमेंट के लिए भी आप मानक संदर्भित परीक्षण का यूज़ कर सकते हो। यहाँ कहने का मतलब है कि मानक संदर्भित परीक्षण के द्वारा हम बच्चे के एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग हो, चाहे एजुकेशनल टेस्टिंग हो, चाहे सिलेबस रिलेटेड उसकी प्रॉब्लम हो या उसकी योग्यता हो, उसकी रुचि हो, इन सब का मेजरमेंट करने के लिए हम मानक संदर्भित परीक्षण को यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये जो आपका परीक्षण है इसका एरिया काफ़ी ब्रॉड है। साथ ही अगर वो बच्चा कोई किसी स्पेसिफिक बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाह रहा है तो वहाँ पर वो कहाँ तक पहुँच सकता है उसकी योग्यता के आधार पर उपलब्धि का एक मापन किया जा सकता है कि बच्चा ने अगर ऐसे ऑक्यूपेशन को यूज़ करना चाह रहा है या खुद को इन्वॉल्व करना चाह रहा है तो वो कहाँ तक अचीव कर पाएगा, ये उसकी योग्यता और उसकी रुचि पर निर्भर करता है। साथ ही उसका ज्ञान कहाँ तक पहुँचा है, तो उससे जो नॉलेज है वो और उसकी योग्यता के अनुसार अगर व्यवसाय का चयन करने दिया जाए तो बच्चा उसमें सफल हो सकता है।